नमस्कार। ग्लेन व्यू शो पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग-अलग विषयों पे चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला विषय होगा बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठबंधन हुआ है, उस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा होगी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है राज्यपाल वर्सेस तमिलनाडु सरकार वाले केस में, उस पे चर्चा करेंगे। तीसरी चर्चा होगी हमारी तेजस के ऊपर, जो अभी एक्सीडेंट हुआ है तेजस का, उसके ऊपर। चौथी चर्चा होगी हमारी जो बंगाल में एसआईआर चल रहे हैं, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं। और पांचवी चर्चा हम लोग करेंगे इजराइल के साथ भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। लोगों में विभाग बांट दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वापस से रिपीट किया गया है। दो विभाग ऐसे हैं जिस पे चर्चा होना लाजमी है। सबसे पहला विभाग पिछले 20 साल से नीतीश सरकार ने अपने पास ही रखा था, वो है गृह विभाग। इसमें पुलिसिंग और इंटेलिजेंस के सारे लोग आते हैं। तो गृह विभाग अमूमन मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है और उसी ट्रेंड को आगे रखते हुए नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिल गया है। अब इसके 2-3 मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं। सबसे पहला ये देखा जा रहा है कि अब अगली बार नीतीश सरकार के बाद या नीतीश कुमार जब भी अपना रिटायरमेंट प्लान करें या आगे जब भी ये बटन देंगे, तो वो सम्राट चौधरी के हाथ में आएगा। वो बिहार प्रदेश के अगले भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। इसके पहले सबसे पहला मायना तो ये निकलता है। दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बिहार में रही है, पूरी दुनिया में कुख्यात है बिहार इन चीज़ों को लेके। हालांकि उसमें काफ़ी सुधार हुए हैं, विगत के वर्षों में काफ़ी चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिली हैं। तो अब जो अमूलचूल परिवर्तन और रह गया है, उसे करने के लिए सम्राट चौधरी को ये विभाग दिया गया है। हालांकि सख्त मिजाजी के लिए जाने जाते हैं। अब कैसा वो कार्यभार अपना संभालते हैं, कैसा कार्य कर पाते हैं, ये तो समय बता पाएगा। लेकिन गृह विभाग देने का सबसे बड़ा मतलब यही निकल के आया कि अगली बागडोर उन्हें मिलने जा रही है। अब उन्हें योगी जी की तरह परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे पूरे प्रदेश में शांति लाई जाती है, कैसे पूरे प्रदेश को शांत कर दिया जाता है। जहाँ कुछ भी ऐसी असंगठित अपराध जो हो रहे थे, उन पे काफ़ी लगाम लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश एक नज़ीर बन के आया है। देखना है कि बराबर में दूसरा प्रदेश बिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर बदलता है। उम्मीद तो हम लोग यही कर रहे हैं कि वहाँ इन चीज़ों में बेहतरी दिखाई दे। लोग जिस तरीके से वहाँ संगठित अपराध होते आए हैं, शराबबंदी पे अब भी पूरा का पूरा एक नेक्सस वर्क कर रहा है। इसके लिए एक अलग सी अर्थव्यवस्था बन गई है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाती है। जो ये गोली बंदूक और इन सब चीज़ों का माहौल बना हुआ है वहाँ, उस पर कैसे लगाम लगाई जाती है। हालांकि बिहार में काफ़ी शांति है, विगत के वर्षों में लोगों के बीच में काफ़ी शांति देखी गई है और ऐसी चीज़ों को नीतीश सरकार ने इन पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें और रह गई है, उस पे भी शायद सम्राट चौधरी खड़े उतरेंगे। अब दूसरी चर्चा मैं करता हूँ खेल मंत्रालय जो श्रेयसी सिंह को मिला है। श्रेयसी सिंह वही हैं राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्डन गर्ल। इन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीता था, 2 बारी जीता है पदक। और ये एक पूर्व राजनयिक जो हैं दिग्विजय सिंह, उनकी पुत्री हैं और राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं वो। तो प्रशासनिक कार्यों का तो अच्छा खासा अनुभव मुझे लगता है कि इन्होंने घर में देखा होगा कि कैसे सत्ता चलाई जाती है, कैसे काम किया जाता है, क्योंकि उसी परिवेश से आती हैं। तो मुझे लगता है कि खेल मंत्रालय ये थोड़ा सा दे के एक कोशिश की गई है कि शायद उसमें कुछ अच्छा हो। अब खेल मंत्रालय बिहार का पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे राजगीर में हीरो एशिया कप का आयोजन किया गया था। काफ़ी भव्य आयोजन था, अंतर्राष्ट्रीय देशों के काफ़ी खिलाड़ी आए। भारत ने जीत हासिल की कोरिया को 4-1 से हरा के। तो पूरे विश्व भर में इस बात की चर्चा बनी थी। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए श्रेयसी सिंह कहाँ तक ले जाती है, वो देखना होगा। हालांकि उन्हें खेलों में कैसी राजनीति होती है, कैसे क्या है, वो कुश्ती महासंघ वाला आपने देखा ही कि कैसे राजनीति चली थी। तो मुझे उम्मीद है कि खेलों में राजनीति नहीं की जाएगी और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार में जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ कबड्डी टीम पे,
खो खो टीम पे, और ऐसे ऐसे कुछ और खेल हैं, कुश्ती, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही उच्च स्तर का होता है पूरे पूरे देश भर में। तो मुझे उम्मीद है कि खेल मंत्रालय थोड़ा-सा अगर पुश करता है, तो इस प्रदेश से अच्छे विख्यात खिलाड़ी आएँगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो हीरो एशिया कप हुआ था, उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। ये राजगीर में कराया गया था, बहुत बढ़िया इसका आयोजन हुआ, भारत जीता भी। और एक और चीज़ है राजगीर में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट के लिए, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में वहाँ पे भी टेस्ट मैचेज़ और T20 मैचेज़, वनडे मैचेज़ का आयोजन कराया जाएगा। तो बिहार धीरे-धीरे इस पथ पे अग्रसर हो रहा है। उम्मीद है इनके आने के बाद इसमें काफ़ी प्रगति देखने को मिलेगी। अब एक और हैं रामकृपाल यादव जी, इन्हें मिला है कृषि मंत्रालय। ये 2 बारी चुन के आए थे अभी संसद में। अभी मीसा भारती से पिछले वाला इलेक्शन 2024 वाला ये हार गए थे, वापस से विधायक का चुनाव लड़ा और इन्हें अब मंत्रालय दिया। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और बहुत ही काम किया है इन्होंने, अच्छा खासा नाम भी है इनका मंत्रालय। अब हमें देखना है कि वो इसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। एक और मंत्रालय है उद्योग विभाग, जिस पे पूरे प्रदेश की, देश की, हर किसी की नज़र रहेगी। दिलीप जायसवाल क्या कर पाते हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगवा पाते हैं, जो फैक्ट्रियां मर चुकी हैं उन्हें किस हद तक जीवित कर पाते हैं, कैसा माहौल ये बना पाते हैं। तो दिलीप जायसवाल के कंधों पे इस पूरे चुनाव में आपने चर्चा में पलायन, बेरोजगारी, उद्योग धंधे की कमी, नौकरी चाकरी, यही सब मुद्दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश की जनता ने जिनमें अपना भविष्य देखा है, उस पार्टी को बहुमत दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि दिलीप जायसवाल जी इस पे खड़े उतरेंगे और अच्छी खासी इंडस्ट्री बिहार में भी लगाई जा सके। एटलीस्ट कम से कम शुरुआत तो हो। इंडस्ट्री जब आनी शुरू होगी तो लगनी शुरू हो जाएगी, उसके प्रतिफल आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश को ही आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, 2017 से 10 साल होंगे 2027 में। अब पहले 5 साल में उन्होंने बैकग्राउंड बनाया और अगले 5 साल में उसके प्रतिफल उन्हें मिलने लग गए। अब देखिए, अब इतने रोजी रोज़गार और इतनी चीज़ें हैं यूपी में कि काफ़ी इंडस्ट्रियां आई हैं। अगर आप खंगालेंगे तो अभी राइफ़ल बनाने वाली जो बंदूक निर्माता कंपनी है और AK-47 और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। अब यूपी में स्थिति जो पलायन का था वो कुछ हद तक सुधर गई है। ऐसे प्रयास जारी रहे तो मुझे उम्मीद है कि बिहार में भी एक दिन ये स्थिति सुधरेगी। खैर, अब आता हूँ दूसरी चर्चा पे। ये चर्चा है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है। अब CJI साहब, जो गवई साहब हैं, वो जाने वाले हैं, उनका फेयरवेल हो चुका है और 23 तारीख से संभवतः उनका लास्ट डेट है। इसके बाद संजीव खन्ना जी बनेंगे अगले CJI। जाते जाते गवई साहब ने एक अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें राष्ट्रपति ने भी इनसे 14 सवाल पूछे थे। काफ़ी कुछ हुआ था, हल्ला हंगामा सब कुछ। इसमें दरअसल था क्या कि अगर कोई बिल विधानसभा बनाती है तो उस बिल पे राज्यपाल बैठ नहीं सकते, और इन्होंने एक सीमा तय कर दी थी कि अगर 3 महीने के अंदर आपने निर्णय नहीं किया तो वो खुद ब खुद बिल कानून बन के पारित हो जाएगा। अब इस पे ही सारी चर्चा होनी थी, इस पे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा निर्णय दे दिया था। अब राज्यपाल के अलग से पावर हैं, संवैधानिक पावर उन्हें दी गई है, राष्ट्रपति को अलग संवैधानिक पावर दी गई है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया था। अब बात इतनी बिगड़ी कि ये सारी चीज़ें, सारा प्रकरण चलता रहा और अंत में इसका निर्णय यथास्थिति वही का वही रहा। आप उनके पावर में दखलंदाजी नहीं कर सकते, न्यायपालिका विधायिका में दखलंदाजी नहीं करेगी, विधायिका न्यायपालिका में दखलंदाजी नहीं करेगी। तो ये चीज़ें एक लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं कि सब में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से किया गया है, कि कोई किसी पे, अब इनके नाम के आगे सुप्रीम लग जाने से सुप्रीम नहीं हो जाते। कैसा निर्णय था, पूरे देश का समय बर्बाद किया, इतने केसेस पेंडिंग हैं, उन चीज़ों पे कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। ये फालतू की चीज़ों पे आप घुस जा रहे हैं विधायिकी में, और ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और अंत में फिर आप वापस से वहीं पे आ गए। न राज्यपाल के लिए कुछ कर सकते हैं, न राष्ट्रपति के लिए उन्हें अलग से पावर दी गई है। मुझे लगता है कभी कभी ये कानून को खुद से पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं उनका इन्हें पता भी है या नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ पता भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता, इन्हें अगर इन चीज़ों की जानकारी होती तो क्यों ऐसा निर्णय देते ये।
ठीक है, वो बिल नहीं पास हो रहा है, कुछ उसके कारण होंगे, कुछ उसका तरीका है, उन चीज़ों पे चर्चा की जा सकती है, पर आप किसी को समय सीमा में नहीं बांध सकते। और अंत में निर्णय वही हुआ जो पुरानी स्थिति थी कि नहीं बांध सकते तो नहीं बांध सकते। खैर, कोई नहीं, जाने वाले सीजीआई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वालों का बधाई हो। आप जल्दी से जल्दी आइए और कार्यभार संभालिए। देखते हैं कैसा निर्णय आप ले पाते हैं, उससे आप कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट कितने आगे तक जा पाता है। अब आता हूँ तीसरी चर्चा पे, जो एक बेहद दुखद खबर आई थी कि हम दुबई में जो एयर शो चल रहा था उसमें तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। तो अभी जांच के विभागीय जांच का आदेश दिया जा चुका है। कारणों का पुष्ट पता नहीं चल पाया है, तो तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, तेजस में ये दूसरी घटना हुई है, इससे पहले भी एक बार क्रैश हुआ था। ये हमारा स्वदेशी निर्मित विमान इसे बोला जाता है। अब तेजस में इंजन हमने बाहर से लिया है, कभी फ्रांस से डील होती है, कभी अमेरिका से होती है, अन्य देशों से डील हो रही है। तो जब तक भारत अपना खुद का इंजन नहीं बना लेता, तब तक इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि एयरक्राफ्ट कितने बड़े से बड़े हों, हर किसी के पीछे ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर ये ना हो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। तो उम्मीद है कि तेजस के साथ ऐसी अब आगे कोई घटना नहीं घटेगी और जांच के कारणों में पता लगेगा, उसमें सुधार की जहां गुंजाइश है उसे की जाए। तो भारत का स्वदेशी निर्मित विमान है जिस पे पूरे हर एक देश के वासियों को, हर एक लोगों को गर्व का अनुभव होता है, गर्व की अनुभूति होती है। तो इसके साथ ऐसे अगर विवाद जुड़ते हैं तो थोड़ी सी मन छोटा सा हो जाता है। तो उम्मीद है कि तेजस पूरे विश्व में और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये जो ठोकर लगी है उससे उबर के वो और भी सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से अपना नाम शुमार करेगा। अब मैं आता हूँ बंगाल पे। बीते दिनों बंगाल में भूकंप आया और एक भूकंप चुनाव आयोग उधर ला के उन्होंने बैठा रखा है। तो जैसे भूकंप आने के बाद दहशत का माहौल हो जाता है, वैसे ही बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना के रखा हुआ है, घुसपैठियों के लिए, आम नागरिकों के लिए नहीं। जो लोग अच्छे से जी खा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो अपना काम निर्वत रूप से जारी रख रहे हैं। दिक्कत उन घुसपैठियों के साथ है जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे थे। अब इसकी जांच शुरू हुई है, तो कुछ तो उन्होंने बोरिया बिस्तर समेटा और बंगाल बॉर्डर पे नज़र आ रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे। कुछ ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं ठीक है नाम कट जाएगा, वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ कम से कम रह रहे हैं, जीने खाने का हमने जुगाड़ कर लिया है तो वो चलता रहेगा। एक और चीज़ हो रही है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ये अल्पसंख्यक जो लोग हैं, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, तो इनके बीच में खुशी का माहौल है। जो भारत के हैं, जो मुसलमान भारत के हैं, वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान वापस जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये बांग्लादेश से आते हैं और इनकी ही नौकरियां छीनते हैं, इनके ही राशन पानी और ये सब कुछ बन जाने के बाद तो इनमें ये जागृति अब बंगाल में थोड़ी सी दिखी है। कुछ जगहों से जो रिपोर्ट आई है तो उसमें ये दिखी है कि ये लोग बड़े खुश हैं कि बांग्लादेशी ये लोग जा रहे हैं वापस। और बॉर्डर पे हज़ारों हज़ार की संख्या में बीएसएफ इस बार एक अच्छा काम कर रही है। लोगों का आधार कार्ड और ये सब कुछ है निरस्त करते ही उनके फिंगरप्रिंट्स एकत्रित कर रही है, रेटिना स्कैन हो रहा है, उनके बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो सब कुछ एकत्र कर रही है ताकि ये दोबारा से घुसपैठ ना कर पाएँ। अब जो दहशत का माहौल बना हुआ है उससे ममता दीदी भी डरी हुई है। आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि और क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। उन्होंने अभी थे, उनके अंदर अब थोड़ा ऊर्जा का संचार हुआ है। तो इस मार्च के क्या मायने निकल कर आते हैं मुझे नहीं पता। वो अपने वोट बैंक को लुभाने की जितनी भी कोशिश कर लें, अब जो घुसपैठिए हैं उन्हें कायदे से बाहर जाना चाहिए और ऐसा होता दिख रहा है। हालांकि मुझे कुछ थोड़ा सा जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें भी मुझे संदेह होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे नाम नहीं काटे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। कुछ लोगों के डुप्लीकेट जो दो दो तीन तीन जगह पे हैं उनके नाम अब भी उसमें बने हुए हैं। तो देखते हैं आगे एसआईआर में और क्या आता है। लेकिन पहले रुझान ये आने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेशी
कुछ हद तक वापस जाने लग गए हैं। अब मैं सबसे अंतिम चीज़ पे आता हूँ, वो है इजराइल के साथ जो भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसके क्या मायने हैं। तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है, हमारे एक मणिपुर राज्य के बराबर का ही क्षेत्रफल है उसका, 22,000 किलोमीटर का, और मणिपुर हालांकि 23,000 किलोमीटर है, तो लगभग बराबर का है। इतने एक राज्य के बराबर का ही एक वो देश है इजराइल, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही अव्वल दर्जे की है। वहाँ लोग, जो कोई भी लोग रह रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया इसमें प्रोग्रेस करा है। तो भारत को एक तो फ़ायदा ये मिलने जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होंगी, और जो ये फ्री ट्रेड में है, भारत का सामान इजराइल जाएगा, इजराइल का सामान भारत आएगा, तो एक बढ़िया संधि मुझे लग रही है ओवरऑल। हालांकि इजराइल का इसमें अच्छा ये है कि भारत के पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि इजराइल का डिसीजन अच्छा है। भारत अपना क्या सामान इजराइल को दे पाता है वो देखने योग्य होगा। इजराइल से तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं और ले भी रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। डिफेंस में तो हमने बहुत चीज़ उनसे लिया है, टेक्नोलॉजी में लिया है, तो ये देखने वाला समय बता पाएगा। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि हम इजराइल को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जितना कुछ हम उन्हें देंगे, देश का उतना फ़ायदा है। लेने में तो हमारे बहुत सारे और भी देश बैठे हैं जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, तो हम अब लेने वाले नहीं बनना चाहते, हमें निर्यात करना है। आयात तक तो हम बहुत समय तक रह चुके हैं, अब हमें निर्यात करना है, अपनी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलानी है। तो चलिए, ये 5 चीज़ें थी जिन पे हम लोगों ने चर्चा करा है, और तब तक शो देखते रहिए, शांति से रहिए, संयम से रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।